नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, जब भी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी शब्द सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शेयर बाजार, बैंक या फिर पैसे, है ना? लेकिन आज हम अपनी इस पृथ्वी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। असल में हमारी पृथ्वी अपने आप में एक विशाल और बेहद जटिल अर्थव्यवस्था है। और सच कहूं तो फिलहाल ये पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम एक बहुत ही सीरियस सप्लाई चेन क्राइसिस से गुजर रहा है। आज हम मूल स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये पूरी प्राकृतिक व्यवस्था काम कैसे करती है, संसाधन आखिर हैं क्या, और हमारा पूरा अस्तित्व इन पर कैसे टिका है। तो चलिए पूरे ऊर्जा के साथ इस चर्चा को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा क्रिस्टियाना फिगुरेस की इस शानदार बात पर गौर करते हैं। ये बस एक कोट नहीं है, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमें संपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करे। मतलब, अगर हमारा आर्थिक विकास प्रकृति की लय के साथ तालमेल नहीं बिठाता तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यह हमारे लिए एक तरह की चेतावनी भी है और आगे का रास्ता भी। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले समझेंगे प्राकृतिक संसाधनों की असल परिभाषा, फिर उनके वर्गीकरण पर बात करेंगे। उसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का फर्क देखेंगे। चौथा फोकस होगा हमारे इकोसिस्टम और उसमें हो रहे व्यवधान पर। और अंत में देखेंगे इनका वैश्विक वितरण और दुनिया पर इसका प्रभाव। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्राकृतिक संसाधनों को परिभाषित करना। आखिर प्रकृति एक संसाधन में कैसे बदलती है? देखिए, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ अछूती शानदार प्रकृति है, जैसे दूध सागर जलप्रपात, ये अपने आप में पूर्ण है। और दूसरी तरफ है समुद्र के बीचों बीच खड़ा एक विशाल तेल संयंत्र। ये इंसानी तकनीक और निष्कर्षण का एक जीता जागता सबूत है। प्रकृति का कोई भी हिस्सा तब तक संसाधन या रिसोर्स नहीं कहलाता जब तक इंसान अपनी तकनीक और अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करके उसे अपने काम की चीज न बना ले। मतलब, हमारी उपयोगिता ही प्रकृति को संसाधन का नाम देती है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति में मौजूद हर चीज संसाधन है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ करती है कि किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए 3 बड़ी कड़ी शर्तों को पार करना होता है। पहला, तकनीकी रूप से सुलभ होना, मतलब उसे निकालने की तकनीक हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना, यानी उसे निकालने का खर्च उससे होने वाले मुनाफे से ज्यादा न हो। और तीसरा, वो चीज सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। इस तीसरी शर्त को समझना बहुत दिलचस्प है। उदाहरण के लिए तुलसी के पौधे को ही ले लीजिए। भारतीय संस्कृति में इसका कितना गहरा सम्मान है, ये हम सब जानते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पवित्र उपवन है या कोई ऐसा जंगल है जिसे काटना समाज के नियमों के खिलाफ है, तो फिर वहां के पेड़ कभी भी कमर्शियल रिसोर्स नहीं बन सकते, भले ही उन्हें काटना तकनीकी या आर्थिक रूप से कितना भी आसान और फायदेमंद क्यों ना हो। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हमारे संसाधनों का वर्गीकरण, या यूं कहें कि पृथ्वी की पूरी इन्वेंट्री। अगर हम पृथ्वी की इस विशाल इन्वेंट्री को बांटें तो ये मोटे तौर पर 3 हिस्सों में आती है। पहला है वो जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हवा, पानी और खाना। इनके बिना तो बायोलॉजी ही काम नहीं करेगी और इन्हें आप किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते। दूसरा है निर्माण सामग्री, जैसे लकड़ी और खनिज। इनसे हमारी पूरी सभ्यता खड़ी होती है, घर बनते हैं, मशीनें बनती हैं। और तीसरा है ऊर्जा का स्रोत, जैसे कोयला, पेट्रोल और सूरज की रोशनी। यही वो चीजें हैं जो हमारे आधुनिक जीवन और उद्योगों को रफ्तार देती हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, नवीकरणीय बनाम अननवीकरणीय संसाधन, यानी पृथ्वी की वो क्षमता जिससे वो खुद को रिचार्ज करती है। पता है, प्रकृति का अपना एक सुपर एफिशिएंट जीरो वेस्ट मॉडल है। जंगल में अगर एक पेड़ गिरता है तो वो बेकार नहीं जाता। सूक्ष्म जीव उसे सड़ाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है, और फिर उसी मिट्टी से एक नया जीवन, एक नया पौधा फूट पड़ता है। अगर हम इस शानदार सिस्टम में छेड़छाड़ ना करें तो प्रकृति के पास खुद को ठीक करने और नया जीवन देने की असीम, या यूं कहें कि जादुई क्षमता है। लेकिन अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, सिर्फ 50 साल। स्रोत के अनुमान बताते हैं कि भारत में कोयले के जो भंडार अभी मौजूद हैं, वो हमारी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से शायद अगले 50 सालों में ही खत्म हो जाएंगे। जरा सोचिए, कोयला या पेट्रोलियम बनने में प्रकृति को लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम उन्हें जिस तेजी से निकाल रहे हैं, प्रकृति उस स्पीड से उन्हें वापस नहीं बना सकती। ये एक बहुत बड़ी और साफ चेतावनी है कि अनवीकरणीय संसाधनों की एक सख्त एक्सपायरी डेट होती है। और यहीं से कहानी का सबसे क्रिटिकल मोड आता है।
हमारा चौथा विषय पारिस्थितिकी तंत्र और उसमें हो रहा व्यवधान। यही है असली सप्लाई चेन क्राइसिस। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक पूरी तरह से विकसित पेड़ हर दिन करीब 275 लीटर ऑक्सीजन पैदा करता है, और इसके लिए प्रकृति कोई बिल नहीं भेजती। ये वो इकोसिस्टम सर्विस है जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। और उसके ठीक सामने है ये आंकड़ा 350 लीटर। ये एक आम इंसान की रोज की ऑक्सीजन की जरूरत है। जब इन दोनों नंबर्स को एक साथ देखते हैं तो एकदम से एहसास होता है कि हम हर एक सांस के लिए सीधे तौर पर प्रकृति के इन कारखानों यानी पेड़ों पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। और फिर भी ये लकड़ियों के जो बड़े बड़े ढेर हम देखते हैं वो साफ बता रहे हैं कि पेड़ों को उनके दोबारा उगने की स्पीड से कहीं ज्यादा तेजी से काटा जा रहा है। जब हमारे निकालने की स्पीड प्रकृति के दोबारा बनाने की स्पीड से ज्यादा हो जाती है तो वो शानदार जीरो वेस्ट साइकिल टूट जाता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और हाँ, ये संकट सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। स्रोत सामग्री में टूना मछली का बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। मछली पकड़ने के बड़े बड़े व्यापार ने समुद्र का बेतहाशा दोहन किया है। टूना जैसी मछली जो छोटी मछलियों को खाकर पूरे समुद्री इकोसिस्टम को बैलेंस में रखती है, उसकी आबादी तेजी से गिर रही है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। किसी एक अहम प्रजातियों को जरूरत से ज्यादा निकाल लीजिए और पूरा का पूरा फूड वेब ताश के महल की तरह बिखरने लगता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पांचवें हिस्से की तरफ चलते हैं। वैश्विक वितरण और इसका व्यापक प्रभाव, ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो भी है वो दो साफ श्रेणियों में बटा है। एक तरफ वो हैं जो रिन्यूएबल हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा और पानी। ये लगातार मौजूद हैं और अगर अक्लमंदी से इस्तेमाल हो तो कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरी तरफ वो हैं जो एक सीमित मात्रा में जमीन के नीचे दबे हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन और तरह तरह की धातुएं। और यही चीज हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल तक ले जाती है। क्या होता है जब ये जीवन रक्षक और जरूरी संसाधन पूरी दुनिया में एक बराबर नहीं बटे होते? क्योंकि सच तो यही है ना कि हर जगह तेल नहीं है, हर जगह पानी या उपजाऊ जमीन नहीं है। ये जो संसाधनों का असमान वितरण है, यही असल में दुनिया के नक्शे को तय करता है। जहां पानी और उपजाऊ जमीन है, वहीं तो सभ्यताएं बसती हैं। जहां तेल और दुर्लभ खनिज मिल जाते हैं, वो इलाके ग्लोबल ट्रेड के सेंटर बन जाते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है कि इन्हीं संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ में दुनिया की राजनीति बदलती है और कई बार बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और युद्ध तक हो जाते हैं। मतलब भूगोल ही कहीं ना कहीं दुनिया की ताकत और पावर डायनामिक्स को चला रहा है। तो अब अंत में ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इंसान अपने काम करने के तरीके को बदल सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि प्रकृति का ये रिचार्ज होने वाला साइकिल टूटने के बजाय और मजबूत हो? जैसा कि हमने शुरुआत में सुना था, हमें सच में एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करे, उसके खिलाफ नहीं। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में सोचना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारा कल इसी पर टिका है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर करेगा।